रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण और उसके घटकों के बारे में देखा हुआ है, तो उसी के आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को यूपीपीसीएस की हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को वो प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है पारिस्थितिकी। तो देखिए, जो पारिस्थितिकी है इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, और ये ओइकोलॉजी से बना हुआ है। और ओइकोस का अर्थ है हैबिटाट यानी कि आवास, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इसके जो जनक है वो वान हम्बोल्ट है, और इसका जो नामकरण है वो अर्नेस्ट हेकल ने किया हुआ है। कब? तो 1869 में। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि इकोलॉजी के जनक कौन है, तो वान हम्बोल्ट, और नामकरण किसने किया हुआ है, तो अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक तथा भौतिक तत्वों के मध्य अंतर संबंध को अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवों का आपस में तथा जो भौतिक तत्व हैं उनके साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जीव है, जीव का दूसरे जीव के साथ, इसके साथ ही इस जीव का भौतिक पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर पारिस्थितिकी में हम संगठन का स्तर देखें, यानी जो जीव है उनके संख्या के आधार पर इनका हम संगठन स्तर देखें, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो है जीव। फिर जीव से जब बहुत सारे जीव मिल जाते हैं तो वो जनसंख्या का निर्माण करते हैं। फिर जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है, समुदाय मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बायोम, और बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो ये संगठन स्तर है पारिस्थितिकी में। तो सबसे छोटा कौन सा है? जीव, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर। वहीं हम जीव की बात करें तो जीव क्या है? तो व्यक्तिगत जीवित प्राणी जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है वो जीव कहलाता है। वहीं जनसंख्या की अगर हम बात करें तो एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में एक समान प्रजाति के जीवों की जो संख्या है वो जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या को हम कैसे याद रखें? जैसे एक उदाहरण लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2024 में 140 करोड़ हो गई है। कहने का क्या मतलब? एक निश्चित क्षेत्र हो, एक निश्चित अवधि हो, और समान प्रजाति के जीवों की संख्या हो। ठीक है, वहीं अगर हम समुदाय की बात करें तो एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के जो जीवों की संख्या है वो मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। वहीं अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो समुदाय और उसके आसपास के जो निर्जीव घटक हैं वो सभी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सूक्ष्म जीव से लेकर वृहद कार्यात्मक इकाई के जैविक अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों तथा उनसे उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम जीवोम या बायोम की बात करें तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समुदाय है, समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, बायोम या फिर जीवोम कहलाता है। और एक बायोम जो है वो अपनी अद्वितीय जलवायु, वनस्पति, पशु, मिट्टी आदि के लिए जाना जाता है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ की जो जलवायु होगी, वनस्पति होगी, ये अन्य जगहों से भिन्न होगी। ठीक है, अद्वितीय होगी। अगर हम बात जैव मंडल की करें तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र या उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो जैव मंडल कहलाता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी निकेत को, जिसको इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। ठीक है, तो किसी प्रजाति के उसके पारितंत्र में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका होती है। यह जो स्थिति है यही पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी कर्मता कहलाती है। वहीं अगर हम पारिस्थितिकी निकेत शब्द की बात करें तो इसको सबसे पहले जोसेफ ग्रीनल ने 1917 में दिया हुआ है। एक निकेत में दो प्रजातियां नहीं रह सकती। ठीक है, अब आगे देखते हैं संक्रमकिया यानी कि इकोटोन। दो पारितंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है वो संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को एज प्रजाति कहा जाता है। दोनों पारितंत्रों की तुलना में यहाँ प्रजातियों की संख्या अधिक होती है। कहने का क्या अर्थ है कि मान लीजिए एक पारितंत्र ये है
और दूसरा पारितंत्र ये है। इसके मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है यही संक्रमिका या फिर इकोटोन कहलाता है। और इन दोनों जो पारितंत्र हैं इनकी तुलना में इनका जो संक्रमण क्षेत्र है यहाँ पे प्रजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इन प्रजातियों को एज प्रजाति बोला जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे मैंग्रोव है, जो मैंग्रोव होता है वो जलमंडल और स्थल मंडल के मध्य संक्रमण का क्षेत्र होता है। वहीं अगर हम एज इफेक्ट या कोर प्रभाव की बात करें तो यह संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन व्यक्त करता है, यानी कि जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रजातियां हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं उनको कोर प्रभाव दिखाता है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन कहा जाता है, जबकि उस संक्रमण के कारण उस क्षेत्र की जो संरचना में परिवर्तन आता है उसको कोर प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने कोर इफेक्ट के बारे में और पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के बारे में देखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।